नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एपी सिंह, हार्ट स्पेशलिस्ट और शुगर के बीमारियों का विशेषज्ञ अमृतसर में। आज मैं आपसे एक वीडियो शेयर कर रहा हूं उन लोगों के लिए जिन लोगों का दिल का इलाज बाईपास सर्जरी के रास्ते निश्चित किया गया है। या तो वो लोग बाईपास सर्जरी की तैयारी में हैं, या फिर अभी इस दौर में हैं, उसके दौरान हैं, और या अभी कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में उनकी सर्जरी हुई है। ये वीडियो बनाने का मकसद है कि इस बड़ी सर्जरी को लेकर पेशेंट के अंदर डर और उसके घर वालों में भी एक अनिश्चितता का भाव, जिसमें कि उन्हें कई चीजों के बारे में जानकारी ना होना, वो अक्सर सामने आता है। तो मैं चाहता हूं कि उन तक ये पहुंचे कि उन्हें बाईपास से संबंधित जो जरूरी जानकारी है वो दी जाए। बाईपास एक ऑपरेशन है, दिल का ऑपरेशन है, बड़ा ऑपरेशन है, जिसमें दिल की नालियां इतनी तंग हैं या इस तरीके से तंग हैं कि उसमें मेडिकल मैनेजमेंट एडवाइस नहीं किया जा सकता, और या फिर उसकी स्टेंटिंग भी नहीं की जा सकती। अक्सर ये तीनों नालियां बंद होने वक्त या लेफ्ट मेन आर्टरी बंद होने वक्त कुछ ऐसी कंडीशंस में एडवाइस की जाती है, और इसमें ठीक उस तरीके से जैसे हम सड़कों को या रास्तों को या रोड्स को बाईपास करते हैं जब वो बंद हो और रास्ता निकालते हैं, उसी तरीके से इन नालियों को हम अपने शरीर में से ही नालियां लेकर, आर्टरीज या वेन्स लेकर, उनको ग्राफ्स की तरह यूज करके, यानी वो रास्ते बनाकर उनको ऊपर से और फिर नीचे से कनेक्ट कर देते हैं, जिससे कि वो एक बाईपास रूट बन जाता है। तो ये बड़ा एक सादा सा तरीका मैंने बताया आपको समझाने का कि जिससे बाईपास सर्जरी किस तरीके से काम करती है। अब जब ये ऑपरेशन किया जाता है तो अक्सर लोगों के मन में होता है कि ये कैसे किया जाता है, इतना बड़ा ऑपरेशन है। तो मैं बता दूं कि ज्यादातर तो ये ऑपरेशन जो हम लोगों को, सभी लोगों को पता है, एक पंप के माध्यम से किया जाता है, जिसको हम कार्डियोपल्मोनरी पंप कह सकते हैं, जिससे कि दिल को अलग कर दिया जाता है शरीर से और उस पर ऑपरेशन किया जाता है। बात सारे शरीर में सर्कुलेशन मेंटेन रहता है और दिल को कार्डियोप्लीजिया यानी कि उसको टोटली पैरालाइज कर दिया जाता है, और उस समय उसके ऊपर ऑपरेशन किया जाता है। ये केमिकल्स के साथ उसको सुला दिया जाता है और कोल्ड यानी इसको ठंडा कर दिया जाता है करीब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जिससे कि वो उसकी जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है वो कम होती है, और उस रिक्वायरमेंट को भी ब्लड के साथ और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ पूरा किया जाता है जब तक कि ऑपरेशन चलता है, और बाद में दिल को वापस अपने सही तरीके से वापस ले आया जाता है। इसको हम ऑन पंप सर्जरी कहते हैं। अभी रिसेंटली एक ऑफ पंप सर्जरी भी काफी सर्जन्स कर रहे हैं, और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसे इससे बेहतर माना जाता है। और किस तरीके से बेहतर है कि जिन मरीजों पर ऑफ पंप सर्जरी करते हैं वो मरीज कुछ कम दिनों के लिए अस्पताल में रहते हैं, और उन पर जो खून इत्यादि या ब्लड प्रोडक्ट्स का जो यूज है वो कम करना पड़ता है। बहरहाल कौन सी सर्जरी करनी है, किस तरीके से करनी है, ये कार्डियक सर्जन का काम है, उसकी एक्सपर्टाइज पर निर्भर करता है। मैं आपको उसके ज्यादा डिटेल में ले जाना भी नहीं चाहता, और उसका एक और कारण भी है कि मैं खुद सर्जन नहीं हूं और मैं उसका एक एक्सपर्ट भी नहीं हूं। तो मैंने आपको एक मोटा तरीके से ये बताने की कोशिश की है कि ये किस तरीके से की जाती है, जिससे कि आपकी जो जिज्ञासा है वो शांत हो जाए। लेकिन इसके बाद भी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि भाई ये इतनी बड़ी सर्जरी है, तो इससे कोई खतरा तो नहीं है, जैसे कि कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आएंगे, और खास करके कि डेथ या कोई मौत होने की संभावना तो नहीं है। तो मैं आपको बताता हूं कि लो रिस्क पेशेंट्स में इस सर्जरी की आजकल जो मोर्टेलिटी रेट है वो करीब 1% है। हाँ, हाई रिस्क पेशेंट में कुछ ज्यादा है, ओवरऑल 2% डेथ रेट आंकी गई है। ज्यादा रिस्क किसके अंदर गिना जाता है? जिनके अंदर पहले से किडनी खराब हो, लंग्स खराब हो, कोई और कोमॉर्बिड कंडीशन हो, और हाँ, जिनके अंदर पहले से ही कमजोर हो और बाईपास की जा रही हो, और या रीसेंट मायोकार्डियल इंफार्क्शन हुआ हो, अभी दिल का दौरा पड़ा हो। डायबिटीज का होना इसमें हाई रिस्क नहीं गिना जाता तब तक जब तक कि वो अनकंट्रोल्ड ना हो। तो अगर आप डायबिटीज को पहले से कंट्रोल करके रखे हुए हैं तो डायबिटीज वाले पेशेंट्स को तो बाईपास का रादर कुछ ज्यादा फायदा होता है। बाईपास उनके लिए अच्छी गिनी गई है बनस्पत दूसरे तरीकों से, जिससे दिल की नालियां खोली जाती हैं। कुछ और कॉम्प्लिकेशंस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए इस मोर्टेलिटी के अलावा, और वो है कि ऑपरेशन के तुरंत बाद या उसके आसपास कौन से ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो किडनी का कुछ फंक्शन कम हो सकता है, स्ट्रोक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रोक हो सकता है, और एक जहां पर आपकी सर्जरी की गई है वहां पर इंफेक्शन स्किन का या बोन का, इसे हम मीडियस्टिनाइटिस कहते हैं। अगर इंफेक्शन अंदर हो, मीडियस्टिनम एक ऐसा स्पेस है जहां पर दिल रखा हुआ है, तो ये इंफेक्शन यहां से अगर चला जाए, टांगों के रास्ते से चला जाए, तो अच्छी ड्रेसिंग, अच्छी केयर इसका इलाज है, और अगर इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो अगर हो भी जाता है तो ये जनरली स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शंस होते हैं या ग्राम नेगेटिव होते हैं, उनके लिए दवाएं यूज की जा सकती हैं। तो केयर तो हमें इस चीज की बाद में करनी ही पड़ती है। स्ट्रोक के बारे में बात चल रही थी, तो मैं आपको बताता हूं कि स्ट्रोक 1 से लेकर 5% तक लोगों को स्ट्रोक हो सकता है। और वो क्यों होता है? स्ट्रोक का मतलब है पैरालाइज होना, अधरंग होना।
वो क्यों हो सकता है कि भाई जब हम ऑपरेशन करते हैं तो दिल की जब छेड़खानी होती है तो एओर्टा को भी छेड़ते हैं, दिल को भी छेड़ते हैं। ये जो नालियां ऊपर गले से दिमाग की तरफ जा रही हैं, इसमें भी अगर कोई पहले से क्लॉट जमा हो वो भी निकल सकता है। और कुछ देर के लिए जब दिमाग को कम खून मिलता है, ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो वहां पर पहले से अगर नालियां कुछ बंद हो तो स्ट्रोक होने की संभावना होती है। तो इन सब चीजों की पहले से चेकअप कर लेने से संभावना को कम किया जा सकता है। एक और कॉम्प्लिकेशन जो दूसरे से 5वें दिन के बीच में होता है और कुछ ज्यादा लोगों में होता है, करीब 20 से 40% लोगों में, वो है एट्रियल फिब्रिलेशन। ये है कि हमारी दिल की जो धड़कन है मरीज की, वो बेतरतीब हो जाती है और तेज हो जाती है। तो ऐसे समय में अगर अंदर से कोई क्लॉट निकल के ब्रेन में चला जाए तो स्ट्रोक होने की संभावना होती है। इसको कंट्रोल में रखने के लिए हमें पहले देखना होता है कि बीटा ब्लॉकर्स को यूज करें, और अक्सर ये कारगर रहते हैं और इससे इनकी रेट कम हो जाती है, दिल की धड़कन कंट्रोल हो जाती है। रिदम को कंट्रोल करने का, यानी उसे बिल्कुल ठीक करने का हमारा मकसद ज्यादातर नहीं होता। अगर दिल की धड़कन कंट्रोल हो जाए, उसकी रेट कंट्रोल हो जाए, तो फायदे उतने ही होते हैं। ये एट्रियल फिब्रिलेशन की समस्या कुछ 6-8 हफ्ते बाद में भी रह सकती है और आपको लगातार दवाई भी लेनी पड़ सकती है अपने डॉक्टर की सलाह से। और हो सकता है आपको खून पतला रखने के लिए स्पेशल एंटीकोगुलेंट्स भी बताए जाएं, जिनको आपको समझ के उतने समय के लिए लेना होगा। किन लोगों को एट्रियल फिब्रिलेशन ज्यादा होती है? जिनको पहले से हार्ट फेलियर हो, जिनको पहले से सीओपीडी हो, या जिनको पहले से ब्लड प्रेशर ज्यादा हो, तो इन पेशेंट्स को होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दूरगामी एक असर और देखा गया है, जिसे हम टाइप 2 स्ट्रोक्स बोलते हैं। तो कुछ बाईपास मरीजों को आगे चल के दूर समय में, लंबे समय में उनके हायर फंक्शंस पर कुछ असर पड़ते हैं, यानी उनकी मेमोरी पर, उनके सोचने की शक्ति पर, उनके हायर फंक्शंस जैसे हम बोलते हैं इंटेलिजेंस, कॉग्निशन, इन पर कुछ असर पड़ सकता है। इसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो उस दौरान आपको देखने को मिल सकते हैं। अब पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है, आप घर चले जाते हैं। अब आपकी समस्या क्या है? अब आपकी समस्या है कि ये जो ग्राफ्ट आपके लगाए हैं ये कहीं बंद ना हो जाए। जो आर्टेरियल ग्राफ्ट लगाए जाते हैं, जो मेमोरी आर्टरी के ग्राफ्ट होते हैं, वो तो काफी अच्छे समय तक चल जाते हैं और 10 साल बाद भी करीब 10% ही बंद होते हैं। लेकिन जो वीनस ग्राफ्ट है, जो आपके पैर की नालियों से निकाल के लगाए जाते हैं, उनके 40% बंद होने की संभावना 10 सालों में रहती है और 15% चांस 1 साल के दौरान भी रहता है। अब इससे कैसे बचें? इसका बहुत सादा तरीका है, आपको लगातार एस्पिरिन यूज करनी पड़ेगी। तो एस्पिरिन एक ऐसी दवाई है जो आपको बाईपास के बाद प्रिस्क्राइब की जाएगी। उसके साथ साथ मैं आपको बताता हूं कम से कम 3 और दवाएं लगातार ताउम्र आपको यूज करनी पड़ सकती हैं, और वो है बीटा ब्लॉकर्स, जो आपके दिल की रेट को ठीक रखते हैं, उसके फंक्शन को ठीक रखते हैं, उसके कॉन्ट्रैक्शन को मेंटेन करते हैं। सो बीटा ब्लॉकर्स बहुत फायदेमंद होते हैं, हार्ट फेलियर प्रिवेंट करते हैं। और एस इनहिबिटर्स और होते हैं जो बेसिकली तो एंटी हाइपरटेंसिव होते हैं, लेकिन वो नेगेटिव रीमॉडलिंग को प्रिवेंट करते हैं, आपके दिल की शेप को मेंटेन करते हैं और फेलियर को प्रिवेंट करते हैं। और लास्टली स्टैटिन्स, यानी कि वो दवाइयां जो आपके कोलेस्ट्रॉल्स को बिल्कुल ठीक रखें, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल्स ही थे जिन्होंने आपकी नालियों को बंद किया था। इसके अलावा आपको अपने शराब, अपनी स्मोकिंग और अपनी लाइफस्टाइल, अपनी एक्सरसाइज, अपनी डाइट पर लगातार ध्यान रखना पड़ेगा। और एक और बात सबसे ज्यादा जरूरी, इस बीमारी को पैदा करने वाली मां और बाप, यानी कि शुगर, अगर आपको है तो उसका ध्यान भी पूरा रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको दूसरी बार सर्जरी करानी पड़ सकती है। इसे रीडू सर्जरी कहते हैं। ये आसान नहीं होती। और देखिए, एक बार नालियां बंद हुई हैं, जरूरी नहीं है कि ये हमेशा खुली रहेंगी। जैसा मैंने आपको बताया, अगर आपके परहेज और आपकी दवाएं सही ना रही तो ये दूसरी बार भी बंद हो सकती हैं। और रीडू सर्जरी मीडियस्टेनाइटिस की वजह से, फाइब्रोसिस की वजह से, वो नालियां जिनमें हम फिर से हाथ लगाएंगे उनमें पड़े हुए क्लॉट्स, वो निकल के ब्रेन स्ट्रोक्स और कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस की वजह से काफी ज्यादा रिस्की होती है। हो सकता है रीडू करते वक्त आपको एक बार पीटीसीए की एडवाइस दे दी जाए, लेकिन वो भी आसान नहीं होता। लेकिन क्या आप चाहेंगे कि दूसरी बार आप उसी सफर से गुजरे जो आप पहले गुजरे हैं? तो बस इससे बचने का एक ही तरीका है कि आफ्टर सर्जरी, चूंकि आपकी दिल की नालियां बढ़िया हो गई हैं, दिल आपका अच्छा हो गया है, अब इन्हें ठीक रखिए जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से। और उसके अलावा आपको सिर्फ अपने मेंटल लेवल को स्ट्रांग रखना है, ताकि आपको साइकोलॉजिकली और आपका मोरल अप रहे। और बाईपास होने के बाद भी मैंने लोगों को देखा है कि वो लोग अपने अंदर मेंटली जो है अपनी स्ट्रेंथ को लूज करते हैं, उसका भी आपको पूरा ध्यान रखना है। थैंक यू, धन्यवाद।